नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एयर ट्रैफिक सिस्टम में परेशानी का खामियाजा जयपुर को भी अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आने के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क कर फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। यानी कि अगर आप भी फ्लाइट के जरिए जाना चाह रहे हैं तो आपको पहले अपनी एयरलाइन से जानकारी जुटानी होगी और एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक दिल्ली सहित उत्तर भारत की कई एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई है और इस वजह से फ्लाइट प्लानिंग और क्लियरेंस में देरी हो रही है। तकनीकी दिक्कत के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर अब तक 15 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो चुकी, यानी कि देरी से ये फ्लाइट्स चल रही हैं। तो जयपुर से इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस बीच जयपुर से खबर है जहां पर दिल्ली में एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई परेशानी का खामियाजा अब जयपुर को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आने के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। और सीकर से बड़ी खबर, जहां अजीतगढ़ में 4 लोगों की मौत का मामला है और 7 घंटे बाद गतिरोध खत्म हुआ। प्रशासन और परिजनों में सहमति बनी है और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की बात कही गई है। 2 आवासीय भूखंड संविदा पर 2 नौकरी पर सहमति बनी है और सहमति बनने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है। हरमाड़ा हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी और यह मामला सामने आया था। जयपुर में हुए सड़क दुर्घटना में शिवपुर गांव के 4 मृतक परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए चल रहे धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के साथ मृतक के आश्रितों को संविदा पर नौकरी दिलवाने, ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में खंड आवंटित करवाने व ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मदद दिलाने एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर सहमति बनी। सहमति के बाद शांतिपूर्वक चल रहे धरने को अब समाप्त कर दिया गया है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई और कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं और डूंगरपुर आसपुर मार्ग की घटना बताई जा रही है और कार सवार एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई और हादसे में एक शख्स की मौत के साथ 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं डूंगरपुर आसपुर मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। और अलवर से बड़ी खबर, जहां आग लगने से 2 कच्चे घर जलकर खाक हो गए। घरेलू सामान, नकदी, जेवरात समेत सामान जल गया और इस भयंकर आग ने सब कुछ जला करके राख कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है और फिलहाल बताया जा रहा है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। तो भयंकर आग लगने से 2 मकान इसकी चपेट में आ गए। 2 कच्चे मकान जल करके खाक हो गए। घरेलू सामान, नकदी, जेवरात समेत जो सारा सामान था वो इसमें जल गया और इस भयंकर आग ने सब कुछ जला करके आग में राख कर दिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और वहां पर मौजूद लोगों ने आपस में जो है मदद की और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। तो 2 कच्चे मकान जल करके लेकिन इस दौरान राख हो गए। उसमें रखा हुआ सामान जल गया और जो घरेलू सामान था, जो घर का सामान था, वो सब कुछ इस आग के अंदर जल करके खाक हो गया है। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां दादा का हत्यारा पोता गिरफ्तार हो गया है। 2 दिन पहले पोते ने दादा की हत्या कर दी थी और हत्यारे श्रवण बागरिया को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और करेरा थाना क्षेत्र के नागा का खेड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और हैरान कर देने वाला यह मामला सामने आया, जिसमें पोते ने अपने दादा की हत्या कर दी। दादा का हत्यारा पोता फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। 2 दिन पहले पोते ने दादा की हत्या की थी और हत्यारे श्रवण बागरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों पोते ने अपने दादा की हत्या की, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन फिलहाल दादा का हत्यारा पोता जो है वो गिरफ्तार हो चुका है।
वही अमायरा मौत मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमायरा के माता पिता ने कहा कि अमायरा बैड वर्ड से परेशान थी। अमायरा को स्कूल में बुली किया जाता था और परिजनों ने बुली की शिकायत की थी और शिकायतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। मां और पिता अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अमायरा के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन पर बुलिंग के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमायरा को लंबे समय से कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और परिजनों का दावा है कि उन्होंने इस बारे में सितंबर में स्कूल प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं, 1 साल पहले भी परिवार ने इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी, मगर स्कूल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस दौरान क्या कहा है उनके परिवार के लोगों ने, जरा वो आपको दिखाते हैं। 9 साल की छात्रा टीचर्स अटेंड नहीं करती बच्चों को, कॉपीज वर नॉट चेक्ड प्रॉपरली, ये सब तो थे ही मैटर। टीचर सुनती नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि टीचर रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। बुलिंग का जो मुद्दा था मैंने कई बार टीचर से टेकअप करा, लास्ट सेशन में भी करा। उसके बाद देन फाइनली वी डिसाइडेड लेट्स मूव फ्रॉम दिस स्कूल। मैंने एक मिनिस्टर के पास जाके भी वर्धन जी के यहाँ पे मैं गई, खुद पर्सनली गई, वहाँ एक एप्लीकेशन उनके पीए के पास लगाई। हालांकि विजिट का मौका उनको नहीं मिला, तो मैंने सेंट जेवियर्स में ट्राई किया था क्योंकि मैं इस स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं कंप्लेंट्स लेके जाती थी टीचर के पास, मैं बताती थी उन्हें ये बच्चे ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। अमायरा भी स्कूल की कोऑर्डिनेटर के पास जाती थी, कई बार जाती थी कि ये मेरे साथ ऐसा है। काफ़ी जब ये 1 साल से चल रहा था तो हमने सोचा कि इसकी स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय में 2-2 टीचर होते हैं क्लासरूम में और बच्चे भी कुछ ज़्यादा 25 से 30 बच्चे होते हैं, फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। वो जो कंप्लेंट करती है या करती थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो हमने ट्राई करा था कि इसको सेंट जेवियर में एडमिशन करवा दें। उसके लिए हमने काफ़ी ट्राई भी करा, लेकिन हो नहीं पाया उसका एडमिशन। Somebody she said hello to a guy, मतलब बच्चा एक बच्चे को, उसने क्लास के बच्चे को हेलो बोला और उसने बोल दिया कि इसने मुझे आई लव यू बोला। वो आई लव यू पूरी क्लास में फैल गया दैट अमायरा सेड आई लव यू टू दिस गाय। अमायरा नहीं यूज़ करती थी ऐसे वर्ड्स, ना वो उसको पसंद थे और ना उसने यूज़ करे। देन फाइनली मैंने रात को उसकी मदर से बात करी अराउंड 10:30 और 10:30 मैंने उसकी मदर के पास फ़ोन किया और बात करी। हमारी 16-17 मिनट बात हुई, जिस पे उसकी मदर ने उस बच्चे को काउंसिल करा और उसको समझाया कि भैया आप नहीं बोल सकते इस तरह से। अमायरा ने भी बोला आंटी मैं नहीं बोलूँगी, मैं क्यों बोलूँगी आई लव यू किसी को। तो फाइनली उस बच्चे ने सॉरी बोला एंड देन दिस वे हमने उस चीज़ को क्लोज करा। बच्चे बुली करते थे, गलत वर्ड्स का यूज़ होता था, नाम जोड़ा जाता था पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ उसका, जिसपे उसको बहुत बुरा लगता था। उसने टीचर के पास कई बार कंप्लेंट करी। अब आपको बच्ची का एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें वो अपनी मां से साफ कहती हुई सुनाई दे रही है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब बातें बच्ची के क्लास टीचर को पता थी, उन्हें ये ऑडियो क्लिप भेजी भी गई थी, लेकिन 1 साल पहले की बात पर और लगातार हो रही परेशानी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्ची की ये बात और रोना सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, जरा सुनिए आप। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपको? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन गेम की लत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है इसका सबूत धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके से सामने आया। 15 साल के लड़के ने फ्री फायर गेम खेलने से रोके जाने पर आत्महत्या कर ली। पिता की डांट ने बच्चे को इतना झकझोर दिया कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म करने का सही समझा। एक मासूम जिसने गेम की हार को जिंदगी की हार समझ लिया, मोबाइल की लत अब बच्चों की जिंदगी लील रही है। देखिए ये दर्द भरी रिपोर्ट।
ऑनलाइन गेमिंग ने ली मासूम की जान, मोबाइल गेम की लत ने छीनी जिंदगी। एक मासूम, उम्र महज 15 साल का। 1 साल से एक गेम खेलना चालू कर दिया तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया जगह। पढ़ाई से ज्यादा गेम में डूबा था मासूम। पढ़ाई पे ध्यान इसका कम था बिल्कुल। मैं डेली बोलता था ये गेम मत खेले बेटा। पिता ने डांटा, बेटे ने लगा ली फांसी। लेकिन आत्महत्या कर दी, फांसी लगा ली। फ्री फायर गेम ओवर, जिंदगी खत्म। मोबाइल की लत बनी मौत का कारण। दिल को झकझोर देने वाली खबर धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के कुरेंदा गांव से सामने आई है। उम्र थी महज 15 साल। राजवीर बघेल पढ़ाई लिखाई में भी होनहार था और वो बच्चा फांसी के फंदे पर लटक जाए, सुसाइड कर ले, ये बात आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये ख्याल भी किसी माँ और बाप के दिल को दहला देने के लिए काफी है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के चक्रव्यूह ने इस डरावने सच को सामने ला दिया। लेकिन एक दिन पिता ने मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने से मना किया और उसे डांटा और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, मोबाइल रख दो। बस इतनी सी बात, मासूम ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। 1 साल से एक गेम खेलना चालू कर दिया तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया जगह। उसने आत्महत्या कर दी, फांसी लगा ली। पढ़ाई पे ध्यान इसका कम था बिल्कुल। मैं डेली बोलता था ये गेम मत खेले बेटा, पढ़ने जा, गेम पे ध्यान मन दे बेटा। तो ज़्यादा मैंने कोशिश करी, इसने आत्महत्या कर ली, इसने फांसी लगा ली। एक पल में हंसता खेलता घर उजड़ गया। मोबाइल गेम्स की लत अब नई बीमारी बन चुकी है, जहां बच्चों का दिमाग असली और नकली दुनिया में फर्क नहीं कर पा रहा है। सिर्फ एक क्लिक और हार के बाद कई बार वो जिंदगी से हार मान लेते हैं। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्रेंदा गांव में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने बताया कि वो फ्री फायर गेम खेलता था, जिसके बारे में उसको टोका गया तो वो मोबाइल फेंक कर कमरे में बंद हो गया। 15 मिनट बाद पता चला कि उसने फांसी लगा ली है, जिस पर आज दिनांक को उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें मर्ग दर्ज कर अनुसंधान जारी है तथा पोस्टमार्टम कराया। इस घटना ने हर माँ बाप को झकझोर दिया है। जिस गेम में वो जीत नहीं पाया, उसी हार ने उसे मौत की ओर धकेल दिया। हर माँ बाप को अब ये सोचना होगा, बच्चों को मोबाइल देना प्यार है या खतरा, क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं, गेम ओवर है। अब मासूम जिंदगियों का आखिरी सिग्नल बन चुका है। धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन गेम्स की लत आखिर कैसे बच्चों की सेहत बिगाड़ रही है और कैसे एक बच्चे ने अपनी जान ले ली इस गेम्स के चक्कर में, और गेम्स की लत, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये मनोरंजन है या लत, इसको जरा जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और अब आपको जरा दिखाते हैं कि ये कैसे हम कह रहे हैं कि ये लत है या फिर सिर्फ मनोरंजन है। दरअसल मोबाइल और कंप्यूटर पर ज्यादा समय अगर बच्चे गुजारने लगे और नियमित गतिविधियों में अगर बच्चों के बदलाव आ जाए, तो आप समझ जाइए कि यहां पर खतरे की घंटी है। परिवार और दोस्तों से अगर बच्चा खुद को अलग कर ले, अगर बच्चा अपने आप को परिवार से, दोस्तों से अलग कर ले, तो आप समझ जाइए कि यहां पर गड़बड़ है। सिर्फ ऑनलाइन दोस्तों तक अगर वो सीमित रहने लगे, अपने दोस्तों से मिलकर के ना आए या परिवार के लोगों से बातचीत ना करे, तब भी आपको ये इंडिकेशन है कि बच्चा अब मुश्किल में आ रहा है। बच्चे की पढ़ाई और काम अगर प्रभावित होंगे सोते वक्त, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स के वो सपने देखेगा, गेम खेलने से मना करने पर वो गुस्सा करेगा, एग्रेशन दिखाएगा, और बहस के बावजूद वो खेलना बंद नहीं करेगा। अगर परिवार के लोग डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, और इतना समझाने के बावजूद भी अगर वो गेम खेलना नहीं रोक रहा है, तो अब आप समझ जाइए कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके हैं। उल्टा जवाब देगा, हाथापाई भी कर सकता है, तो ये इसके प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि आप जो पेरेंट्स हैं, जिनके घर में बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जरा वो भी आप देखिए। दरअसल बच्चों को ज्यादा मोबाइल यूज ना करने दें, ये सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए, और इसके लिए आप बच्चों को प्यार से डील करें। मोबाइल से गेम्स अनइंस्टॉल कर दें और बच्चों से आप बात करें,
मोबाइल की जगह पर एक ऑल्टरनेट आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको या तो बच्चों के साथ खेलकूद करना पड़ेगा, आउटडोर गेम्स आपको ज्यादा बच्चों को खिलाने होंगे। आउटडोर गेम खेलने में अगर बच्चा इंटरेस्ट है तो उसके बाद ये गेम, मोबाइल पर गेम की आदत कम हो सकती है। और गेम्स के वक्त बच्चों का ध्यान जरूर रखें, दूसरे काम में उनको डाइवर्ट करें। व्यवहार चेंज ना हो तो साइकोलॉजिस्ट से आप संपर्क भी कर सकते हैं। वहीं घर में लगे वाईफाई की स्पीड को आप कम रखें अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल पर गेम खेलता है तो। और अब कोटा से बड़ी खबर, जहां राजस्थान में एक बार फिर से वंदे मातरम गाने का रिकॉर्ड बना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में विश्व रिकॉर्ड बना है। 1,25,00,000 लोगों ने मिलकर के राष्ट्रगीत गाया और शिक्षा विभाग के स्कूलों, कार्यालयों में एक साथ वंदे मातरम गाया गया है। और पूरे देश का गांव, गली, शहर, मोहल्ला सब वंदे मातरम से गुंजायमान है। इस अवसर पर राजस्थान की शिक्षा विभाग ने भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से 1,25,00,000 लोगों ने 10:15 बजे वंदे मातरम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए भी हमारे सभी विद्यार्थी बंधु भगिनियों को, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को, सबको बधाई देता हूँ। इसमें सबका योगदान रहा है। वहीं एक और जहां राजस्थान के अंदर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर इसकी 150वीं वर्षगांठ पर राजनीति का पारा भी अब गर्मा चुका है। वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। भारत का राष्ट्रीय गीत, जिसे आजादी से लगभग 60 साल पहले लिखा गया था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास का ये गीत एक दिन स्वतंत्र भारत की पहचान बनेगा और भारतीय राष्ट्रवाद के प्राथमिक राग के तौर पर पहचाना जाएगा। लेकिन अब जब इस गीत के 150 साल पूरे हो गए हैं तो बहस छिड़ गई है इस गीत को लेकर और इसके मूल शब्दों को लेकर, और प्रधानमंत्री ने देश के सामने बड़ा खुलासा कर इस बात को और बल दे दिया है। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए। तो ये रही प्रधानमंत्री की बात, लेकिन राजस्थान में भी वंदे मातरम पर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से गाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा ने इस गीत को मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का केंद्र करार दिया। हम सभी राष्ट्रीय चेतना के महान गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये हमारी मातृभूमि की प्रति अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं पीएम के कांग्रेस पर हमलावर होने से प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेता असहज नजर आए और उन्हें कहना पड़ रहा है कि ये कांग्रेस की विरासत को खत्म करने की साजिश है। तो कांग्रेस के इतिहास के अंदर ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की, या जिला हो या स्टेट हो या अधिवेशन हो, सब गाया जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है
ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम के वंदे मातरम के मूल स्वरूप को लेकर कांग्रेस पर वार और उसके ऊपर राजस्थान में वंदे मातरम को लेकर मचे हंगामे से प्रदेश की सियासत में गर्माहट महसूस की जाने लगी है, जिसका आने वाले दिनों में और गर्माने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और अंता चुनाव से जुड़ी इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता एक बार फिर से आ सकते हैं। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो हो सकता है और अंता में मुख्यमंत्री का रोड शो कराने की तैयारी भी चल रही है। और एक बार फिर से सीएम और वसुंधरा राजे का रोड शो होगा और 9 तारीख को यानी कि 9 नवंबर को अंता उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है। और इसीलिए ये जो आखिरी दिन जो प्रचार के लिए रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री, और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे वो भी हम आगे बताएंगे। और अब आपको जरा बताएंगे कि अंताकरण किस लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है और मुख्यमंत्री एक बार अगर फिर से प्रचार करने के लिए अंता में आ रहे हैं तो उसके मायने क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो ये बात देखिए, एक बार पहले भी आपने देखा था कि अंता के अंदर मुख्यमंत्री का जो रथ था वो तैयार था और लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने वोट की अपील की थी। लेकिन एक बार फिर से अब ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से रोड शो करेंगे अंता में आकर के, और अंता के रण में फिर सीएम भजनलाल की एंट्री होने जा रही है। चुनाव प्रचार थमने से 4 दिन पहले रोड शो की संभावना, लेकिन 9 नवंबर को सीएम का रोड शो होगा और सीएम के रोड शो के लिए विशेष रथ तैयार किया जा रहा है। रथ पर सीएम के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर होंगे, सांसद दुष्यंत सिंह होंगे और प्रत्याशी मोरपाल सुमन इस रथ पर सवार होंगे। और 9 नवंबर को अंता उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है और पार्टी चुनाव में एकजुटता का यहां से संदेश भी देना चाहेगी। तो इससे पहले भी आपने मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस रथ पर सवार होते हुए देखा था, लेकिन एक बार फिर से 9 नवंबर को इसी तरीके से इस रथ पर सवार होकर के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस रथ पर सवार होकर के लोगों में के बीच में जाकर के प्रचार करेंगे। और जरा ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये इससे पहले की तस्वीरें थी जब मुख्यमंत्री ने रोड शो किया था और उस वक्त मुख्यमंत्री और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ इस इलेक्शन कैंपेन में आते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी, बेनीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन दिया है और बेनीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन दिया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन दिया है। आपको याद हो कि नरेश मीणा अंता विधानसभा उपचुनाव के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में हनुमान बेनीवाल का नरेश मीणा को समर्थन ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बेनीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन दिया है और इस दौरान अंता के विकास के लिए नरेश मीणा को वोट करें, ये बेनीवाल की अपील भी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा पशुओं के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और शीर्ष अदालत ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से बचाने और राजमार्गों से आवारा मवेशियों और बाकी जानवरों को हटाने के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की और उन्होंने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उचित बाड़ लगाए जाए। तो ये किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि इससे पहले तक सड़क पर कई हादसे होते रहे हैं और डॉग बाइट्स के कई मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बड़ी बातें कही गई हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। दरअसल आप देखिए, सड़क पर कुछ ऐसे हालात बनते हैं जब गाड़ियां चलती हैं और मवेशी सड़क पर आ जाते हैं और कई बार हादसे होते हैं और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है और नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे हैं वहां से आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मवेशियों की सूचना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो उस रास्ते पर लगाया जाए ताकि लोग उसकी शिकायत भी कर सकें कहीं पर अगर मवेशी दिख जाते हैं तो। राज्य के मुख्य सचिव इन निर्देशों का पालन कराएंगे।
ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है और स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर भी होगा। और जिन संस्थाओं में आवारा जानवर घूमते हैं 2 हफ्ते में ऐसे स्कूल कॉलेज की पहचान की जाए और उनकी एंट्री रोकने के लिए वहां पर बाड़ भी लगाई जाए। वहीं बाढ़ के रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी होगी, यह भी साफ है। वहीं नगर निगम हो, नगर पालिका हो और पंचायत की जिम्मेदारी यह है कि 3 महीने में कम से कम एक बार कैंपस की जांच जरूर करें। वहां पर बाड़ जो लगाए गए हैं क्या वो ठीक है कि नहीं है, इनको निगरानी करना यह उनकी जिम्मेदारी होगी। वहीं पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ना है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है। और राजस्थान प्राइम में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के साथ आप बने रहिए, एनडीटीवी को देखते रहिए। नमस्कार।